कल बात हुई थी हीरा और ग्रेफाइट के अंतर की। आज हम बात करेंगे पहले कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक? कार्बनिक रसायन क्या होती है? जैव शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किस वैज्ञानिक ने किया था? और प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? और यूरिया का प्रयोगशाला में संश्लेषण किस प्रकार किया गया? दैनिक जीवन उपयोगी विभिन्न कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करिए अपन कार्बनिक यौगिकों की। क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक? कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा होती है जीवधारी स्रोतों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। दूसरी बात है कार्बनिक रसायन की। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान के तरह शाखा जिस तरह से रसायन विज्ञान होती है, जीव विज्ञान होती है, भौतिक विज्ञान होती है, वस्तु विज्ञान होती है, चिकित्सा विज्ञान होती है, खगोल विज्ञान होती है, तो यह भी एक विज्ञान की शाखा होती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। यानी विज्ञान की एक तरह की शाखा होती है, उस विज्ञान की शाखा में सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। इसके बाद में आगे बात आती है आपकी जैव शक्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्या होता है जैव शक्ति सिद्धांत? पहले बात करिए अपनी जैव शक्ति सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? अपन बताएंगे जैव शक्ति का सिद्धांत 1815 में एक बर्जीलियस नाम का रसायनिज्ञ था, रसायन विज्ञान का वैज्ञानिक था बर्जीलियस। उसने सबसे पहले जैव शक्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1815 में। बर्जीलियस रसायनिज्ञ था, रसायन विज्ञान का वैज्ञानिक था ये। तो 1815 में बर्जीलियस नामक रसायनिज्ञ ने जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या होता है जैव शक्ति सिद्धांत? क्या बताया बर्जीलियस ने? बर्जीलियस ने 1815 में यह बात बताई कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवों के स्रोतों से किया जा सकता है। यानी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सिर्फ जीव स्रोतों से ही किया जा सकता है। कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। ये बात बताई थी बर्जीलियस ने। यानी बर्जीलियस के अनुसार जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक सिर्फ जीवधारियों से बनाए जा सकते हैं। प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किस वैज्ञानिक ने किया था? बर्जीलियस ने जो बात बताई थी वो बात ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1815 में ये बात बताई बर्जीलियस ने, लेकिन 1828 में इस बात को झूठा साबित कर दिया। 15 में बताई थी और 1828 में हॉलर नाम का वैज्ञानिक था, उस हॉलर नाम के वैज्ञानिक ने उस जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया। उन्होंने बताया कि बर्जीलियस ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सिर्फ जीवों के स्रोतों से किया जा सकता है। प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। इस बात को झूठा साबित कर दिया हॉलर ने। और हॉलर ने सिद्धांत का खंडन करते हुए ये बात बताई कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवों के स्रोतों से नहीं किया जा सकता। इसका निर्माण प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से भी किया जा सकता है। यह बात हॉलर ने बताई थी। जब ये बात हॉलर ने बताई तो वैज्ञानिक के साथ प्रश्न खड़ा किया कि आप बोल रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण है वो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से भी किया जा सकता है, तो इसको सिद्ध करके बताया हॉलर ने सबसे पहले। अगला जो प्रश्न आएगा वो ये है कि प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो हॉलर ने इसका उदाहरण दिया यूरिया का, कि हॉलर ने प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से यूरिया का निर्माण करके इस बात को सिद्ध किया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सिर्फ जीवों के स्रोतों से नहीं होता है, बल्कि प्रयोगशाला में
कृत्रिम रूप से भी इसका निर्माण किया जा सकता है और इसके लिए हमने यूरिया का निर्माण करके अपने सिद्धांत को सिद्ध किया। तो अगला प्रश्न आ जाएगा कि यूरिया का संश्लेषण किस प्रकार किया गया, यानी हॉलर की प्रयोगशाला में यूरिया का कृत्रिम रूप से निर्माण किस प्रकार किया। तो तीन यौगिक लिए, एक तो अकार्बनिक पदार्थ लिए, एक अमोनियम फास्फेट लिया और एक पोटेशियम साइनेट लिया। तीनों पदार्थों को मिलाकर उसको गर्म किया और गर्म करके उन्होंने वैज्ञानिकों के सामने यूरिया का निर्माण करके दिखाया और अपने सिद्धांत को सिद्ध किया कि इस प्रकार से यूरिया को प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। तो ये प्रथम कार्बनिक यौगिक था जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया था यूरिया का, और तीन पदार्थ मिले थे, अकार्बनिक पदार्थ, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया गया था। अगला जो प्रश्न आपका वो आएगा कि दैनिक जीवन में उपयोगी कार्बनिक पदार्थ के नाम लिखिए। ऐसे कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं जिनका दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। तो जो भी वस्तु को दिखाई दे रहे सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ जिनका कुछ न कुछ उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। अपने आप उदाहरण के लिए कुछ वस्तु के नाम लिखिए हैं, टेबल है, कुर्सी है, तेल है, साबुन है, कागज है, कपड़ा है। जिन जिन भी पदार्थों का अपन दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं सारे के सारे पदार्थों में क्या कहा जाता है, कार्बन होते हैं, सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो उदाहरण के लिए टेबल, कुर्सी, तेल, साबुन, कागज, लकड़ी, सारे के सारे जो भी जिस भी पदार्थ का दैनिक जीवन उपयोग करते हैं वो सारे के सारे क्या है, कार्बनिक पदार्थ है जिसका दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। कार्बन, कार्बन के फुल में और कार्बन विशेषण नाम दी। तो कार्बन है वो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर पाया जाता है, यानी आवर्त सारणी में इसका स्थान वो 6 नंबर पर है। कार्बन एक अद्भुत गुण वाला तत्व है, ये अपनी पहले भी पढ़ा था, गुण भी पढ़ा था। तो कार्बन है वो एक अद्भुत गुण वाला तत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन परमाणु का आकार छोटा होता है, अन्य के बजाय कार्बन परमाणु का आकार छोटा होता है और आकार छोटा होने के कारण ये सिग्मा बंध बनाता है। कार्बन कार्बन के मध्य सिग्मा बंध पाया जाता है, सिग्मा बंध बनाता है। सिग्मा बंध बनाने के कारण ही ये अन्य परमाणु के साथ एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध का भी निर्माण कर सकता है। सिग्मा बंध बनाता है, सिग्मा बंध के साथ साथ यह अन्य परमाणु के साथ एकल, द्विबंध और त्रिबंध भी बनाता है। कार्बन अपने विशिष्ट गुणों के कारण, क्योंकि इनके गुणों अद्भुत गुण वाला तत्व होता है, तो कार्बन अपने विशिष्ट गुणों के कारण अन्य कई तत्वों के साथ मिलकर कई यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे हाइड्रोकार्बन की बात कर पड़ा था और फिर बस ये लिखी थी कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये अन्य परमाणु के साथ, अन्य तत्वों के साथ, अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन द्वारा बनाए गए यौगिक अन्य तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों की तुलना में काफी ज्यादा होते हैं, यानी प्रकृति में ऐसे बहुत ज्यादा पदार्थ हैं जो कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि अन्य तत्वों द्वारा बनाए गए तत्व पदार्थ कम होते हैं। तो कार्बन है वो इतनी यौगिकों का निर्माण करता है, इतनी यौगिकों में पाया जाता है कि इसकी तुलना में अन्य जो यौगिक हैं प्रकृति में उनकी संख्या काफी कम होती है। कार्बन यौगिक का नामकरण, नाम कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी कर नाम लिखे जाएंगे, वो सादा नाम देंगे। अब इनका नामकरण कैसे किया जाता है? कार्बन यौगिक का नामकरण करने की 3 पद्धतियां होती हैं, यानी 3 विधियां हैं, 3 तरीके नाम लिखने के। एक तो रूट पद्धति जो सबसे पुरानी है, दूसरी आपकी व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी है IUPAC पद्धति जो कि लेटेस्ट है। इसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। कल जो अपने नामकरण किए थे वो इसी के आधार पर किए थे। पहले जो रूट पद्धति है उसमें कैसे लिखा जाता है,
इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोतों को अथवा गुणों को आधार मान करके किया जाता है। सबसे पुरानी पद्धति है कि कौन सा पदार्थ कहां पर मिला है, किस स्थान पर मिला है, उस स्थान को आधार मान करके कार्बनिक यौगिकों का नामकरण लिख दिया जाता था। उदाहरण है अपने जैसे मेथेन CH4, तो CH4 नाम तो आईयूपीएस नाम इसका, लेकिन इसका तो पुराना नाम था वो था मार्स गैस। मार्स गैस का ही आगे चल करके मेथेन नाम पड़ गया। पहले मार्स गैस बोला जाता था, इसको क्यों बोलते थे, क्योंकि दलदल या कीचड़ में ये गैस पाई जाती थी। दलदल वाले स्थान पर या कीचड़ वाले स्थान पर ये गैस मिलती थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मार्स गैस रख दिया। तो ये तो रूट पद्धति, कोई ज्यादा चढ़ने वाली पद्धति नहीं थी। जो भी पदार्थ जहां पर मिल गया वहां पर इसका नाम रख दिया। इसलिए पहले तत्व का नाम नहीं था, तो आपके आवश्यकता में नहीं, उससे पहले तत्व का नाम लिखने की जो असफल कोशिश की गई थी वो उनके या तो प्राप्ति स्थान के आधार पर या फिर कोई चिन्ह बनाया जाता था, किसी का सूरज बना दिया, किसी का चांद बना दिया, किसी का तारा बना दिया, किसी का धरती का चित्र बना दिया, लेकिन उसमें इसकी संख्या कम थी। इसके बाद जैसे जैसे तत्व की खोज होती हुई आवश्यकता बनानी पड़ी, तत्व का नाम लिखना पड़ा। तो इसी तरह से इनका नाम भी उनके जो प्राकृतिक स्थान थे जहां पर मिलते थे वहां पर इसका नाम रख दिया। दूसरी जो पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति, वो कौन सी होती है, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके सरल व्युत्पन्न यौगिकों को आधार मान करके किया गया था। जो कार्बनिक यौगिक थे उनको सरल रूप में लिखा, पहले उनका सरल यौगिक बनाए और सरल यौगिक बना करके फिर इसका नामकरण किया गया। तीसरी आती IUPAC पद्धति। पहले इसका पूरा नाम परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम होता है। इस IUPAC पद्धति में तत्वों का नामकरण कैसे किया जाता है, IUPAC पद्धति में तत्वों का नामकरण और निम्नलिखित आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित बातों को आधार मान करके किया जाता है। पहली बात कौन सी है, इसमें हाइड्रोकार्बन का नामकरण है, वो कार्बनिक यौगिकों के अणु क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के नामकरण कार्बनिक यौगिकों के अणु में अनुलग्न अणु की संख्या को आधार मान कर क्या किया जाता है, अनुलग्न लगाया जाता है। जो कल लगाया था आपने कि इसमें हाइड्रोकार्बन का नाम कार्बनिक यौगिकों के अणु की संख्या को आधार करता है कि कौन से कार्बनिक यौगिकों में कितने अणु हैं, पहले उन अणुओं को देखा जाता है। फिर क्या करते हैं, उसमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को आधार मानकर इनका पूर्वालग्न निर्धारित किया जाता है। कार्बन परमाणु की संख्या को आधार मानेंगे, गिनती लिखी कर 1 से 10 तक, तो उस संख्या को आधार मान करके उनका पूर्वालग्न निर्धारित किया जाता है कि कार्बन अगर 1 है तो क्या लिखेगा, कार्बन परमाणु संख्या 2 तो कौन सा पूर्वालग्न लिखेगा, कल बताया था मैं लिखा था कल, तो उनको आधार मान करके इसका पूर्वालग्न निर्धारित किया जाता है। IUPAC पद्धति में बंध को आधार मान करके कार्बन परमाणु की संख्या को आधार मान करके तो पूर्वालग्न लगा देते हैं, और IUPAC पद्धति में बंध को आधार मान करके कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बंध है उस बंध को आधार मान करके इसका अनुलग्न निर्धारित किया जाता है। और कार्बन निर्धारित किया था, जिन कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक कार्बन है तो अपनी एन लगाया था, कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य में अगर द्विबंध है तो अपनी इन लगाया था, और कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य अगर त्रिबंध है तो अपनी आयन लगाया था। तो कार्बन आपका
बंध को आधार मान करके इसका अनुलग्न लगा दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को जोड़ करके हाइड्रोकार्बन का नाम तय किया जाता है। तो यह की आईयूपीएसी पद्धति होती है। इस आईयूपीएसी पद्धति में इन बातों को आधार मान करके इनका नामकरण किया जाता है। अब एक प्रश्न है, तो सबसे बढ़िया प्रश्न है, इस प्रश्न को ये अगर याद हो गए तो इसका नामकरण हो जाएगा। प्रश्न क्या है, विभिन्न समान प्रतिस्थापियों की संख्या, कौन कौन से प्रतिस्थापियों की संख्या क्या है और इनके लिए प्रयुक्त शब्द क्या लेंगे अपन। जिस तरह से पिछले पॉइंट में हमने बताया था C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10, और इसका नाम रखा था अपने मेथ प्रोब्यूटेन हेक्स हेप ऑफ नोरोडेक, ये पढ़ा था। इसी के आधार पर ये प्रतिस्थापी हैं, तो प्रतिस्थापी की संख्या वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इनके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, जिस तरह यहाँ पर C1 के लिए मेथ का उपयोग किया था और C2 के लिए एक का किया था, इसी तरह से यहाँ पर प्रतिस्थापी अगर एक है तो एक के लिए शब्द उपयोग करेंगे मोनो, एक के लिए शब्द करेंगे मोनो, मोनो कार्बन, आगे जो भी नाम आएगा वो लिख देंगे। दो के लिए करेंगे डाई, दो के लिए क्या करेंगे डाई शब्द का उपयोग करेंगे। तीन के लिए ट्राई शब्द का उपयोग करेंगे और चार के लिए ट्रेटा शब्द का उपयोग करेंगे। पांच के लिए पेंटा शब्द का उपयोग करेंगे। छह के लिए हेक्सा शब्द का उपयोग करेंगे। सात के लिए हेप्टा शब्द का उपयोग करेंगे। आठ के लिए ऑक्टा शब्द का उपयोग करेंगे। नौ के लिए नोना शब्द का उपयोग करेंगे और 10 के लिए डेका शब्द का उपयोग करेंगे। तो कम से कम 6 तक अपने आते हैं यहाँ पर, मोनो, डाई, ट्राई, ट्रेटा, पेंटा, हेक्सा। इस तरह से इन शब्दों का ये प्रतिस्थापी हैं और ये प्रतिस्थापी के लिए प्रयुक्त शब्द आपके। अगला जो पॉइंट है वो आएगा आपका बंध कोण। क्या होता है बंध कोण? तो बंध कोण का मतलब होता है दो निकटवर्ती बंधु के मध्य जितनी डिग्री का कोण बनता है उस कोण को बंध कोण कहा जाता है। मेथेन में जो बंध कोण होता है वो 9.28 डिग्री का होता है। देखिए हमने संरचना बना करके, तो मेथेन में जो बंध कोण होता है वो 109.28 डिग्री का होता है। और मेथेन है कि मेथेन की जो संरचना होती है, आकृति होती है, वो समचतुष्फलकीय होती है। यह आपका मेथेन का सूत्र होता है CH4। ये इसकी संरचना होती है C और ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यानी कार्बन की संयोजकता 4 है तो कार्बन की चारों संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी। तो ये मेथेन की संरचना होती है। उस मेथेन की संरचना में ये जो कोण बना इनके बीच में, यानी हाइड्रोजन परमाणु के बीच में जो कोण बनता है वो कोण कितने का होता है 109.28 डिग्री का बनता है दोनों के बीच में। संरचना पर इस रूप में बना लेते हैं, संरचना पर इस रूप में बनाते हैं, लेकिन वास्तविक इस रूप में होते नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य जो कोण होता है वो 109 डिग्री का बनेगा। डिग्री में अपना डिग्री का दिखाई देता है, लेकिन 109 डिग्री का बनेगा। और इसी मेथेन की अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखेंगे तो ये मेथेन आपका, ये कार्बन की संयोजकता, ये कार्बन की संयोजकता, ये कार्बन की, ये कार्बन की 4 संयोजकता होती है तो 4 लगा दी। ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का संयोजकता, ये हाइड्रोजन की और ये हाइड्रोजन की और ये हाइड्रोजन की। अब इनके अंतिम को जो नियम होता है जो है जिसको बोलते हैं अष्टक नियम, उस अष्टक नियम के हिसाब से सूत्र होता है 2n स्क्वायर का, 2n स्क्वायर का। यदि पहली कोश में कम से कम 2 परमाणु होने चाहिए, दूसरी में 8 होने चाहिए। तो पहले कोश में कम से कम 2 परमाणु, तो कार्बन के पास यहाँ पर एक है, एक हाइड्रोजन है, तो पहले कार्बन की संयोजकता तय करेंगे अपन, तो कार्बन के लिए कर देंगे, ये कार्बन की आ जाएगी। अब अपन हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की आ जाएगी।
ये दोनों एटॉमिक हो जाएगी। इस रो में सी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना देंगे अपन। वो प्रश्न आपका कि एलपीजी की तुलना में सीएनजी को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? एलपीजी गैस होती है, इसका पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इंग्लिश में बोला जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। सीएनजी को बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो एलपीजी की तुलना में सीएनजी को श्रेष्ठ क्यों माना गया? क्यों अच्छी होती है सीएनजी गैस? एलपीजी की तुलना में सीएनजी अधिक सुरक्षित गैस है। सुरक्षा की दृष्टि से सीएनजी को एलपीजी से श्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि सीएनजी है वो एलपीजी से हल्की होती है। एलपीजी गैस भारी होती है जबकि सीएनजी गैस हल्की होती है। तो सीएनजी एलपीजी से हल्की होने के कारण अगर इनका रिसाव हो जाता है सीएनजी का, तो ये हल्की होने के कारण वायु फैल जाती है, ऊपर चली जाती है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है। जबकि एलपीजी भारी होती है, भारी होने के कारण ये ऊपर वायु में नहीं फैलती है बल्कि सतह में एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सीएनजी को एलपीजी से श्रेष्ठ माना गया है।